हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जी के हब में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे मौर्योत्तर काल से जुड़ी हुई कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, एक बार नहीं, ये कई बार पूछे गए हैं और ये इनके आगे पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्नों को पहले खुद से बनाएं, सीधे आप आंसर ना देखें। इसके बाद आप अपने आंसर को वीडियो में बताए गए आंसर से एक बार मैच कर लें। आपको अगर किसी प्रश्न के आंसर को लेकर के डाउट हो, क्वेरीज हो, कुछ प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं, फिर आपके डाउट्स को दूर किया जाएगा। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने ग्रुप में इसे शेयर करें ताकि आपके भांति दूसरे लोग भी बेनिफिट पा सके। तो चलिए अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहे क्या, हमारा पहला सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। चलिए अब अभिलेख का नाम आपको खोजना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जूनागढ़ अभिलेख, मतलब अभिलेख यहाँ छिपा हुआ है, भित्री अभिलेख, नासिक अभिलेख और सांची अभिलेख। किस अभिलेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम से है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम से है। जूनागढ़ अभिलेख भारत का प्रथम अभिलेख है जो कि शुद्ध रूप से संस्कृत में लिखा गया है। पहले के जो अभिलेख होते थे या तो वो प्राकृत भाषा में लिखा जाता था या कोई अन्य भाषा में लिखा जाता था। तो जूनागढ़ अभिलेख से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि ये प्रथम संस्कृत में लिखी गई, ठीक है ना, अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख है, संस्कृत में लिखा गया, ये भारत का प्रथम अभिलेख है, लिखी है ना, प्रथम संस्कृत में लिखी अभिलेख है ये। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम से है। चलिए, तो 1 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 1 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते हैं नंबर 2 की ओर। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? देखिए, आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो आप पाएंगे कि मौर्य वंश के बाद भारत के पश्चिमोत्तर दिशा से कई विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किए। अब उनका सही कालक्रम हमें खोजना है कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है और उसके बाद कौन है। चलिए, आपके समक्ष ऑप्शन दिया गया है यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, शक, यूनानी, कुषाण, शक, कुषाण, यूनानी। इसमें से सही कालक्रम हमें खोजना है, यानी कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहले आक्रमण करने वाले यूनानी थे। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन सी, सबसे पहले यूनानी थे, लेकिन ऑप्शन सी में शक दिखाया गया, ऑप्शन डी में भी शक है, तो ये कैंसिल। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए और बी, इसमें से चुनाव करना है। यूनानी तो प्रथम थे ही, लेकिन यूनानी के बाद शक आए, भारत में यूनानी के बाद शक आए और इसके बाद कुषाण आए। इसका मतलब है हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए? हमारा राइट आंसर ए होना चाहिए। 2 का राइट आंसर ए होगा। कैसे कैसे विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किए? सबसे पहले यूनानी है, इसके बाद शक आए, इसके बाद पार्थियन आए, जो जिसका जिक्र यहां पर नहीं है ना। पहले कौन कौन है? सबसे पहले यूनानी, ठीक है ना, सबसे पहले यूनानी भारत पर आक्रमण किए, हिंद यवन के नाम से उनको जाना जाता है। इसके बाद शक आए, शक के बाद पार्थियन आए और पार्थियन के बाद कुषाण आए। ठीक है ना, ये हमारा कालक्रम है, मतलब विदेशी आक्रमणकारियों का भारत के अंदर में। चलिए बच्चों, तो 2 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते हैं नंबर 3 में। निम्नलिखित में से किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? मतलब उसको रिपेयर करवाया या उसको मतलब फिर से मतलब उसको मतलब रिपेयर करवाया, आप ऐसे समझे। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, बिंदुसार, रुद्रदामन प्रथम। बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन इसको जीर्णोद्धार कराने का काम रुद्रदामन प्रथम ने किया था। अतः हमारा 3 का राइट आंसर डी होना चाहिए। बच्चों, आप इस वीडियो को पॉज कर ले, पॉज करके आप बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ है तो वीडियो तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा बात यह है कि आप खुद से इसको बनाने की कोशिश कीजिए, पहले हेल्प नहीं लीजिए।
ठीक है। तो इससे आप क्या कर पाइएगा, आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाइएगा कि अभी आपकी तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है, चलिए नंबर आते हैं नंबर 4 में, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, पटना का, पाटलिपुत्र का, पेशावर का और पंजाब का। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए पेशावर, है ना। पेशावर का एक अन्य नाम है पुरुषपुर, पहले उसका पुरुषपुर नाम था, आज उसका नाम पेशावर है। ठीक है ना। ये पुरुषपुर जो थी वो मतलब कुषाण वंश की राजधानी रह चुकी थी। कनिष्क की दो राजधानियां थी, कनिष्क ने दो राजधानी बसाया था, एक बसाया था आधुनिक नाम पेशावर है और उस समय नाम उसका था पुरुषपुर, उस समय उसका नाम था पुरुषपुर। ये मैं कुषाण वंश के बारे में बात कर रहा हूँ, कनिष्क के बारे में बात कर रहा हूँ। कनिष्क की दो राजधानियां थी, एक थी पेशावर जिसका पुराना नाम था पुरुषपुर और एक थी मथुरा। चलिए तो इसका मतलब है कि पुरुषपुर नाम किसका है, तो ये पेशावर का है, यानी कि 4 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। आइएगा नंबर 5 में, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की। इसमें से आपको वो वंशज का नाम चुनना है जिस वंश ने ब्राह्मणों को और बौद्ध भिक्षुकों को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की, जिसको ना अग्रहर कहा गया। इसको क्या कहा गया ना, अग्रहर। अग्रहर क्या था, तो दान में दी हुई भूमि को ना अग्रहर कहा गया। ठीक है, चलिए सातवाहन वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और चोल वंश। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए सातवाहन वंश। सातवाहन शासकों ने सबसे पहले भारत में कर मुक्त गांव या भूमि देने की मतलब उन्होंने प्रथा शुरू की। तो हमारा राइट आंसर 5 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आते हैं नंबर 6 में, कह रहे क्या कि सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। इसमें सातवाहन नरेश को खोजना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट गाथा सप्तशती एक काव्य है, ठीक है ना, जिसकी रचना किसने की थी। चलिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, हाल और सिमुक। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए हाल होना चाहिए। हाल एक महान सातवाहन नरेश थे, ये बहुत बड़े कवि भी थे और अपने दरबार में कवियों और विद्वानों को इन्होंने आश्रय भी दिया था। तो ये जो गाथा सप्तशती है यह हाल की एक प्रसिद्ध कृति है, यानी कि हमारा 6 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आइएगा नंबर 7 में, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे, यानी कि कनिष्क के समय कौन इसमें से थे। कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष ऑप्शन ए है, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र ऑप्शन बी है, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट ऑप्शन सी है और कालिदास, कंबन और वसुमित्र ऑप्शन डी है। देखिए बच्चों इसमें पहले कुछ हम लोग नाम पहले छाट लेते हैं। कंबन जो थे ये चोल वंश में थे, पहले तो ये चोल है ना, चोल नरेश आप ऐसे समझिए है ना, कोलू तुंग है ना, कोलू तुंग के है ना, ये सॉरी ये जो चोल नरेश थे, ठीक है ना, चोल नरेश कुलो है ना, तुंग के ये दरबार के कवि थे, ठीक है ना। कंबन एक बहुत बड़े कवि थे, ये है ना कंब रामायण के लेखक ये थे, है ना। कंब रामायण के लेखक कौन थे, कंबन थे। ये तमिल भाषा का सबसे बड़ी कृति में से एक है, आप ऐसे समझिए। कंब रामायण की रचना किसने की, कंब रामायण की रचना कंबन ने की, ठीक है। और ये जो रामायण है ना ये तमिल भाषा में लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि कनिष्क के समकालीन नहीं होंगे। चलिए, कालिदास के बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो जानेंगे कालिदास का संबंध गुप्त वंश से था, ठीक है ना। ये गुप्त राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये दरबार में थे। इसका मतलब है कि नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र हमारे राइट आंसर होंगे। ये जो 3 विद्वान थे ये कनिष्क के दरबार में ये मौजूद थे। इसका मतलब है कि 7 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 7 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 8 में, भारतीय रंगमंच में यवनी का मतलब पर्दा का शुभारंभ किया, यानी कि रंगमंच में जो पर्दा जो लगा रहता है, जब कोई परफॉर्मर है, कोई एक्टर है, कोई आर्टिस्ट है, जब वो परफॉर्म करता है और जब वो परफॉर्मेंस उसका खत्म हो जाता है तो आप देखेंगे कि पर्दा गिर जाता है और परफॉर्मर वहां से चला जाता है पीछे की ओर। तो ये पर्दा प्रथा स्टार्ट किसने किया था, शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए यूनानियों ने। ये भारत में यूनानियों का देन है कि भारतीय रंगमंच में जो अब हम लोग पर्दा प्रथा देखते हैं, ठीक है ना,
तो वो किसका देन है? यूनानियों का देन है, यूनानियों ने उसको स्टार्ट किया था, यानी 8 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइएगा नंबर 9 में, क्या है बात, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? बड़े पैमाने पर, स्टार्टर नहीं आपको खोजना है, बड़े पैमाने पर उन्होंने स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। कौन थे? ग्रीकवासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने और शुंगों ने। बच्चों देखिए, भारत में स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय जो है वो ना ग्रीकवासियों को है। स्वर्ण सिक्का ग्रीकवासियों ने चलाया था, लेकिन सवाल चलाने का नहीं है, सवाल है कि बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर स्वर्ण सिक्का है ना चलाई किसने थी? बड़े पैमाने पर, आपको प्रथम नहीं खोजना है, बड़े पैमाने पर खोजना है, तो यह काम कुषाण शासकों ने किया था। इसका मतलब है कि राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। जो यूनानी थे, आप ऐसा समझिए, यूनानी जो थे वो प्रथम शासक थे, ठीक है ना, प्रथम शासक थे जिन्होंने स्वर्ण सिक्का चलाया था भारत में, है ना, स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने भारत में पहले चलाई थी। लेकिन कहने का तात्पर्य कि जो भारी संख्या में, बड़ी मात्रा में स्वर्ण सिक्का चलाने का जो श्रेय है वो कुषाण शासकों को है। इसका मतलब है कि राइट आंसर क्या होगा? 9 का राइट आंसर सी होगा। आइएगा नंबर 10 में, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो शक संवत का ऑप्शन क्या क्या दिया है? 78 एडी, 78 बीसी, 58 बीसी और 72 बीसी। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए 78 एडी। इसी वर्ष कनिष्क का राज्यारोहण हुआ, कनिष्क की ताजपोशी हुई और इसी उपलक्ष्य में उसने एक संवत स्टार्ट किया जिसको दिया गया शक संवत, जिसको नाम दिया गया शक संवत का। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए आते हैं नंबर 11 में, सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। इनकी राजकीय भाषा क्या थी? सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? पाली थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर प्राकृत होना चाहिए, ठीक है ना। इनकी जो भाषा थी प्राकृत थी और लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। भाषा तो प्राकृत थी, लिपि क्या थी? लिपि जो थी ना वो ब्राह्मी थी, आप ऐसा समझिए। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका बी होना चाहिए, सॉरी है ना, राइट आंसर इसका बी होना चाहिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, चरक एवं नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? ये किसके दरबार में मौजूद थे? चरक ने चरक संहिता लिखा है जो कि आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, और नागार्जुन ने माध्यमिका सूत्र लिखा, है ना। नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो वह नागार्जुन। इन्होंने है ना सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लेकिन चूंकि वो उस समय वो भारत के अंदर ही वो ज्ञान रह गया, विदेश में नहीं फैला। आइंस्टीन साहब जो थे उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया और पूरे विश्व में फैलाया, लेकिन आइंस्टीन से पहले थियोरी ऑफ रिलेटिविटी नागार्जुन दे चुके थे, ठीक है ना। लेकिन कहने का तात्पर्य कि यह ज्ञान बस हम ही लोग के तरफ सीमित रह गया, किताब से बाहर नहीं निकला, इसलिए इनका नाम नहीं हुआ। तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को, ठीक है ना। इन्होंने माध्यमिका सूत्र दिया। तो बच्चों कहने का मतलब है कि जो बड़े विद्वान थे चरक और नागार्जुन, ये किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नहीं थे, ये अशोक के दरबार में भी नहीं थे, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य कि इसका राइट आंसर होना चाहिए 12 का राइट आंसर ए होना चाहिए। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी? मतलब महिलाएं बौद्ध धर्म को बढ़ावा देती थी, जबकि पुरुष प्राय वैदिक धर्म का पालन करते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब उस राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को बढ़ावा देती थी और क्या कहते हैं कि पुरुष जो थे वो वैदिक धर्म का पालन करते थे। चलिए ऑप्शन में कौन कौन है भाई? सातवाहन वंश, इक्ष्वाकु वंश, सब में वंश छिपा हुआ है, गुप्त वंश, वाकाटक वंश। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए सतवाहन वंश। सतवाहन वंश के राज परिवार में जो महिलाएं थी ये बौद्ध धर्म को बढ़ावा देती थी, जबकि जो सतवाहक शासक थे ये वैदिक धर्म का पालन करने वाले थे, ठीक है। 13 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आते हैं नंबर 14 में, चित्रों में पतलून जैसी पोशाक, मतलब कोई लगता है कि कोई ट्राउजर पहना है, पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाए जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है? यानी कि शासक को ना ट्राउजर पहना हुआ दिखाया गया है आर्मी मोड में, है ना। वो लगता है कि जैसे कोई आर्मी मैन खड़ा है वहां पर। चलिए चंद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क और समुद्रगुप्त। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए कनिष्क, ठीक है ना। कनिष्क
के कई चित्र मिले हैं जिसमें कनिष्क को ना मतलब फौजी स्टाइल में उसको खड़ा होते हुए दिखाया गया है, सैनिक स्टाइल में खड़ा होते हुए दिखाया गया है। मतलब सैनिक जैसे ट्राउजर्स पहनते हैं तो वो भी ट्राउजर्स पहना हुआ दिखाया गया है, और ये प्रथम भारतीय शासक था जिसको ट्राउजर्स पहना हुआ दिखाया गया है। चलिए, तो 14 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते हैं नंबर 15 की ओर। भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है कहां पर? भागवत धर्म का सबसे बड़ा अभिलेख प्रमाण कहां पर मिलता है कि उस समय भागवत धर्म चरम पर था, शीर्ष पर था, तो इसका प्रमाण कहां मिलता है? भागवत धर्म से प्रमाण कहां मिलता है? चलिए, राजा सर्वांत के घोसुंडी प्रस्तर अभिलेख से, ऑप्शन नंबर 1। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। चलिए, सातवाहन रानी नागनिका के नाना घाट गुफा अभिलेख से, और चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली अभिलेख से। हमें कहां पर है ना भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए बी। हेलियोडोरस कौन था? हेलियोडोरस जो था वो एक यूनानी राजदूत था, और ये है ना भागभद्र, आप ऐसे समझिए, ये भागभद्र, ठीक है ना, नामक है ना, आप ऐसे समझिए सुंग शासक के दरबार में आया था, है ना, भागभद्र नामक सुंग शासक के दरबार में आया था। और ये बेसनगर कहाँ है? ये विदिशा मध्य प्रदेश में है। ये बेसनगर जो है ना, ये विदिशा मध्य प्रदेश में है। तो भगवान विष्णु के सम्मान में इसने एक गरुड़ ध्वज बनाया, ठीक है ना, भगवान विष्णु के सम्मान में एक उसने गरुड़ स्तंभ, सॉरी गरुड़ ध्वज नहीं, गरुड़ स्तंभ बनाया, ठीक है। तो ये बेसनगर कहां पर है? विदिशा में, एमपी में, और यहां से भागवत धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 16 में। शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक था? यानी कि अग्निमित्र जो शुंग शासक था उसको किस किताब का एक नायक बनाया गया है, और उसका राइटर कौन है? तो चलिए, पतंजलि ऑप्शन है, अश्वघोष, कालिदास और बाणभट्ट। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए सी, कालिदास। कालिदास का एक फेमस किताब है मालविका, देखिए कैसे इसको लिखा गया है, मालविकाग्नि, मालविकाग्नि मित्रम। देखिए एक एक किताब है कालिदास का, किताब का नाम क्या है एक बार फिर से इसको समझ लिया जाए, मालविकाग्नि है ना मित्रम। इसमें दो लोगों का प्रेम कथा है। एक मालविका नामक एक महिला है जिसका नाम है मालविका, ठीक है ना, मालविका, और प्लस अग्निमित्रम, अग्ना प्लस अग्नि मित्र का प्रेम इसमें कहानी है, अग्निमित्र का प्रेम कहानी है। तो अग्निमित्र जो है ये किस किताब के एक प्रमुख नायक हैं? तो ये कालिदास की किताब मालविकाग्निमित्रम के एक प्रमुख नायक है, ठीक है। 16 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। आते 17। सतवाहन राज्य की राजधानी कहां थी? सतवाहनों ने अपनी राजधानी कहां बसाई थी? औरंगाबाद में, प्रतिष्ठान में, मथुरा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर प्रतिष्ठान होना चाहिए। इसको प्रतिष्ठान को पैठान भी कहा जाता था। तो प्रतिष्ठान अथवा पैठान एक ही जगह के दो नाम है, ठीक है ना। इसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। 17 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। 17 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। चलिए देखा जाए, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? जाहिर सी बात है कि उन्हीं के सिक्कों पर अंकन हुआ होगा जो जिसने कि बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो विम कडफिसस, कनिष्क, नाहपान और हुविस्क, ठीक है ना। कनिष्क जो थे, कनिष्क को ना दूसरा अशोक कहा जाता है। कनिष्क को ना इन्होंने बौद्ध धर्म को इतना ज्यादा फैलाया, इतना ज्यादा इन्होंने सपोर्ट किया बौद्ध धर्म को कि कनिष्क को दूसरा आना अशोक कहा जाने लगा। और इन्हीं के सिक्कों पर, ठीक है ना, भगवान बुद्ध का चित्र अंकित है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 18 का राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। आइएगा नंबर 19 में। दुभाषीय सिक्कों को भारत में प्रचलित करने वाला पहला यूनानी शासक था। कौन था जिसने कि दो भाषा में, है ना, उस सिक्के पर बात खुदवाया? दुभाषीय सिक्का उसको कहा गया क्योंकि उस सिक्के में एक यूनानी भाषा था, एक यूनानी भाषा से लिखा हुआ था और एक खरोष्टी भाषा से लिखा हुआ था। चलिए, तो ये कौन सा यूनानी राजा था जिसने कि सिक्के पर दुभाषिया में उसने अंकित करवाया? चलिए, अपोलोडोटस, यूथिडेमस,
मिनेंडर, डेमेट्रियस। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए डेमेट्रियस, डेमेट्रियस प्रथम, है ना। यह पहला यूनानी राजा था जिसने की द्विभाषीय मतलब दो भाषाओं में इसने सिक्के पर चीजों को अंकित करवाया। दो भाषा कौन कौन थी? एक थी यूनानी और एक थी खरोष्टी। तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 19 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आइएगा हम लोग चलते 20 में। मिनेंडर की राजधानी थी, मिनेंडर ने अपनी राजधानी कहां बसाया था? चलिए बैक्ट्रिया, पार्थिया, सांकल, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए सांकल, जिसको आज हम वर्तमान समय में सियालकोट के नाम से जानते हैं। इसी सांकल को सियालकोट के नाम से जानते हैं जो पाकिस्तान में आज के डेट में स्थित है। तो मिनेंडर ने वहां पर राजधानी बसाई थी, ठीक है ना। और सांकल जो था ना वो मिनेंडर के समय का एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था सांकल, ठीक है ना, मिनेंडर के काल का। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 20 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइएगा 21 में। निम्नलिखित में से किसने शासन काल में, है ना, किसके, सॉरी यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग गलत है, यहां किसके होना चाहिए, चलिए ओके। सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में भारत में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आया था? किसके शासन काल में, है ना, प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आया था? सेंट थॉमस किसके शासन काल में आया था धर्म प्रचार के लिए? चलिए डेमेट्रियस प्रथम, गोंडोफर्निस, रुद्रदामन प्रथम, मिनेंडर। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस एक पार्थियन किंग था, है ना, पार्थियन को पहलौ भी कहा जाता था, ठीक है ना। एक पार्थियन राजा था और इसी के कार्यकाल के समय या शासन काल के समय, है ना, सेंट थॉमस भारत में ईसाई के प्रचार के लिए आया था। चलिए तो इसका मतलब है कि 21 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइएगा 22 में। कह रहे क्या प्राचीन भारत में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला वंश था? कौन सा वंश ने भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया है? मौर्य वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश। तो बच्चों बड़ा अनोखा लगेगा कि इसका आंसर सातवाहन वंश होगा। ये मौर्य वंश और गुप्त वंश से भी ज्यादा समय तक इन्होंने भारत में राज किया, लगभग 300 वर्ष, लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने भारत में शासन किया, ठीक है। इसका मतलब है कि 22 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। आइएगा हम आगे बढ़ते हैं 23 में। बौद्ध धर्म का विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, है ना, ठीक है ना, किस ग्रंथ को कहा जाता है? कौन सा ग्रंथ है जिसको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है बौद्ध धर्म का? चलिए महाविभास शास्त्र, महाभाष्य, गार्गी संहिता, मिलिंद पन्हो। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए महाविभास शास्त्र, और इसके जो लेखक थे वो थे वसुमित्र। इसके जो लेखक थे वो थे वसुमित्र। इस किताब को बौद्ध धर्म का ना इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है ना, ये विश्वकोश कहा जाता है। इस किताब को ना विश्वकोश कहा जाता है। चलिए तो बच्चों राइट आंसर क्या होना चाहिए? 23 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइएगा 24 में हम चलते हैं। शक संवत की स्थापना कुषाण शासक कनिष्क ने की थी, ये तो क्लियर है। शक संवत 78 एडी में, है ना, इसको मतलब स्टार्ट किया था कनिष्क ने। फिर भी इसे शक संवत कहने का क्या कारण था? हम इसे कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन हम इसको शक संवत ही क्यों कहते हैं? चलिए ऑप्शन में दिया गया है कुषाण और शक एक ही थे, क्या ये कारण है कि कनिष्क ने इसको स्थापित किया, इसको स्टार्ट किया और नाम दे दिया शक संवत का? चलिए तो क्या ये कारण है कि कुषाण और शक एक ही थे? चलिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है? कनिष्क शक राजा का पुत्र था। सी ऑप्शन क्या है? शकों द्वारा इसका लंबे समय तक प्रयोग किया गया इसलिए शक संवत कहा गया। और डी है इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, ठीक है ना। कुषाण शासक कनिष्क ने इसको स्टार्ट किया था 78 एडी को शक संवत के रूप में, लेकिन हम इसे शक संवत क्यों कहेंगे? क्योंकि शक राजाओं ने इसका सबसे लंबा समय तक इस संवत का प्रयोग किया था। तो बच्चों 24 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आते 25 में। करे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जो चौथा जो कश्मीर में जो बौद्ध संगीति हुई थी किसकी अध्यक्षता में थी? अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। चलिए अध्यक्ष थे वसुमित्र। अशोक घोष क्या थे उस संगति में? तो उपाध्यक्ष थे, ठीक है ना, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष थे। कनिष्क उस समय के शासक थे जिन्होंने आयोजित करवाया था। चलिए
तो बच्चों 25 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 25 का राइट आंसर हमारा सी होगा। बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 25 सवाल किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल से जुड़ी हुई। बच्चों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे काइंडली कर ले, चैनल को सपोर्ट करें। आपका यही छोटा सा योगदान हमारे लिए एक बहुत बड़ा बूस्टअप का काम करेगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।